कॉन्सेप्ट नंबर 32। कॉन्सेप्ट नंबर 32, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। तो बिल्कुल धैर्य से धीरे धीरे करके बातों को यहाँ पर बिल्डअप करते हैं। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? फाइन। इम्यूनाइजेशन मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना। सो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन is a strategy bond immunization is a strategy that ensure that change in market interest rate will not affect the value of bond. Change in market interest rate will not affect the value of bond. मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने से वैल्यू ऑफ बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 1, आपको पता है मार्केट इंटरेस्ट या तो बढ़ सकता है तो गिर सकता है। इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, सो इसके दो इफेक्ट आते हैं। बॉन्ड वैल्यू क्या होगा? बॉन्ड वैल्यू दैट इज B0 विल डिक्रीज, बॉन्ड वैल्यू गिर जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड वैल्यू गिर जाएगा। आई थिंक ये लाइन मैंने आपको 200-300 करोड़ बार लिखवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मेरा नुकसान हो गया ना। इसमें मैं कौन सा चेहरा बनाऊंगा? ये मेरा ये चेहरा बनेगा, ये मेरा लॉस का चेहरा है। ऐसा चेहरा जब भी मैं बनाऊंगा मेरे को लॉस होगा। लेकिन एक फायदा होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक फायदा होता है। वो क्या होता है? रीइन्वेस्टमेंट ऑफ कूपन अमाउंट। हम जो कूपन अमाउंट हमें मिलता है उसको जब हम रीइन्वेस्टमेंट करने जाएंगे मार्केट में, विल बी एट अ हायर रेट। रीइन्वेस्टमेंट ऑफ कूपन अमाउंट विल बी एट अ हायर रेट। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये दो इंपैक्ट आएगा। एक केस और है, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो बॉन्ड वैल्यू विल इंक्रीज। बॉन्ड वैल्यू बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी की बात है भैया, क्योंकि मुझे तो हायर कूपन रेट में पैसा मिल रहा होगा। मान लीजिए जब कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था तो मार्केट इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट दोनों मान लीजिए सेम था,
लेकिन अब मार्केट इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 6% हो गया, लेकिन आपको तो 10% ही मिलेगा ना, आपको तो 10% ही मिलेगा, तो आपके तो फायदा हो गया। यस और नो? बॉन्ड वैल्यू बढ़ जाएगा क्योंकि अब आपकी बॉन्ड की कीमत अच्छी खासी देंगे लोग, क्योंकि उसमें कूपन रेट आपको अच्छा खासा मिल रहा होगा। फाइन, क्योंकि अब आप अगर आप पैसा लगाएंगे मार्केट में तो आपको गिरी हुई इंटरेस्ट रेट का ब्याज मिलेगा, और आप ऑलरेडी स्टे इन्वेस्टेड हैं, अच्छा कूपन रेट में इन्वेस्टेड होंगे, और मैथमेटिकली भी आपको ये सब बता दिया गया है। सो यहां पर री इन्वेस्टमेंट ऑफ कूपन अमाउंट will be at a lower rate। जो री इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका लोअर रेट में होगा, क्योंकि अब आप जब पैसा लगाएंगे तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप पैसा लगा पाएंगे। फाइन, तो एक तरफ हमें फायदा हो रहा है और एक तरफ नुकसान हो रहा है। सो हम करना क्या चाहते हैं सर? अंडर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, under bond immunization we will try to achieve equality। इक्वलिटी मतलब होता है सेट ऑफ, हम इस दोनों इफेक्ट को सेट ऑफ करना चाहेंगे। अंडर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन वी विल ट्राई टू अचीव इक्वलिटी बिटवीन these two factors। मतलब आप क्या करना चाहेंगे? केस 1 में आप पहले उदास थे फिर खुश थे, हम क्या करना चाहेंगे भैया? हम ना उदास चाहते हैं ना खुशी चाहते हैं, हम अपना जैसा है वैसे ही रहें, हम इसको सेट ऑफ करना चाहते हैं, हम इस प्रॉफिट लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं। मैं अपने आप को इम्यूनाइज करना चाहता हूं, इम्यूनाइज प्रोटेक्ट करना चाहता हूं कि भैया चाहे मार्केट रेट ऊपर जाए चाहे मार्केट रेट नीचे जाए, भैया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। केस 2 में आप क्या करना चाहते हैं? यहां खुश थे यहां नाराज थे, हम तो फ्लैट चाहते हैं सर, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन चाहते हैं। हम दोनों जो मेरा इफेक्ट आ रहा है उसको मैं नलीफाई करना चाहता हूं, सेट ऑफ करना चाहता हूं। तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में हम क्या करना चाहते हैं आपको पता चल गया। अब आपका सवाल है सर हम ये अचीव कैसे करें, हम कैसे इस चीज को अचीव करें, हम बॉन्ड इम्यूनाइजेशन कैसे करें, ये आपका सवाल है। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारी बातें हुई, तो बातें जो निकल कर आई वो मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें इन दोनों जो फैक्टर्स है उसको सेट ऑफ करना है, उसको नलीफाई करना है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हमें आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा नो प्रॉफिट नो लॉस में आने के लिए? आइए, तो अब सवाल एक बच गया आपका, सर करे क्या, इसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू अचीव बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। हाउ टू अचीव बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कैसे अचीव करेंगे? फॉर एक इक्वेशन है इसका, उसको मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा, नोटेशन वाइज जरूरत नहीं है। फॉर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, एक पैराग्राफ का 4-5 लाइन का आपके सिलेबस में नोट्स है इसका, बट स्टिल हम लोगों को जितना हम लोग को आना चाहिए उससे ज़्यादा ही आना है और उससे ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा। तो फॉर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन क्या है? इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन
must be equal to weighted average duration of bond. Investor time horizon must be equal to weighted average duration of bond. Note, investor time horizon means the period of holding bond investor time horizon means the period of holding bond which investor wants. मतलब कितने पीरियड तक इन्वेस्टर बॉन्ड को होल्ड करना चाहता है. इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन. इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इन्वेस्टर कितने टाइम तक बॉन्ड को होल्ड करना चाहता है. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन मस्ट बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. और आपने कहा कि सर ऐसे थोड़ा ना, इसका लॉजिक क्या है, डेरिवेशन क्या है, लॉजिक क्या है ये बताइए. नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम. तो मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं क्यों मैंने ऐसा कहा कि इन्वेस्टर टाइम होराइजन को अगर मैं इक्वल कर दूंगा वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड से तो मैं इम्यूनाइज्ड हो जाऊंगा, मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. चाहे मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़े चाहे मार्केट इंटरेस्ट गिरे, आई विल बी फुल्ली इम्यूनाइज्ड. ऐसा मैंने क्यों कहा? इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? यही लाइन का मतलब है, यही कॉन्सेप्ट है. आपको 4 बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा. इन्वेस्टर टाइम होराइजन मस्ट बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. एक बार और बोलिए, इन्वेस्टर टाइम होराइजन मस्ट बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. लेकिन सवाल आपका ये कि ऐसा आपने क्यों बोला? और मैं कहता हूं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे. सर ये आप कैसे कह पा रहे हैं? आप हमें बताइए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे. फाइन, इसका वीडियो ऑफ इट्स डेरिवेशन will be posted in your Telegram channel. Video of its derivation will be posted इन योर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, मेन क्लास में मैं आपको ये नहीं करवा रहा हूं, बट आप चाहें, जो बच्चा चाहे, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं करवा रहा हूं. हाँ, जो चाहे वो उसकी वीडियोस को मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया. इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पूरा और समझाया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डेरिवेशन, एक एक लॉजिक, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ. बट हाँ, डेफिनेटली एग्जाम टाइम के लिए भी जरूरी नहीं है. बाकी मैंने जितना प्रूफ कराना था मैंने प्रूफ करवा दिया है. ठीक है ना, तो फिर भी आप इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने इसका वीडियो डेरिवेशन आपका मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप वहां पे जाकर देख सकते हैं इसका लॉजिक. और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता दिया है, जरूरत से ज्यादा ही मैंने बता दिया है. फाइन, परफेक्ट. सो हमने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं. यहां पर आप एक लाइन ऐड कर देंगे, will not affect the value of bond at the end. At the end. Fine. Will not affect the value of bond at the end of investor's time horizon and of
इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन, at the end of investors time horizon. Fine. Bond immunization is a strategy that ensures that change in market interest rate will not affect the value of bond at the end of investors time horizon. और मैंने ये सारी बातें आपको प्रूफ करके दी है, आपको सारी बातें मैंने प्रूफ करवा दी है. फाइन सर, एक एक बात मैंने आपको यहां पर प्रूफ करवा दी है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. ठीक है, और मैंने एक एक बात आपको प्रूफ करा दी है कि एंड ऑफ द इन्वेस्टर टाइम होराइजन में चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या गिरे, हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहता है. फाइन सर. क्वेश्चन नंबर 40A. आइए क्वेश्चन नंबर 40A रीड करना शुरू करते हैं. द फॉलोइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर. फाइन. हिज एम इज टू इम्यूनाइज द लायबिलिटी ड्यू इन 6 ईयर. 6 साल मतलब फिर होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, वो 6 साल में ही जो करना है 6 साल में करना चाहता है, 6 साल से ज्यादा नहीं रखना चाहता, तो 6 साल उसका एक होराइजन हो गया, टाइम होराइजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, उसको कोई लायबिलिटी पे करना होगा 6 साल बाद, तो वो 6 साल का ही अपना होल्डिंग पीरियड रखा है. दिखा है ना, इम्यूनाइज दी लायबिलिटी, उसको 6 साल बाद कुछ पे करना होगा लायबिलिटी का, तो भाई 6 साल तक ही मैं होल्ड करूंगा. ऑल द बॉन्ड्स है फेस वैल्यू 1000. 1 2 3 बॉन्ड दिया हुआ है, तीनों की मैच्योरिटी ईयर्स दी हुई है, तीनों की ड्यूरेशन दी हुई है, तीनों का कूपन रेट दिया हुआ है. इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर वांट्स टू इन्वेस्ट 50% इन ए, 50% ए में इन्वेस्ट करना चाहता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन अदर 2 बॉन्ड्स टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो. तो अदर 2 बॉन्ड्स में कितना हम लगा सकते हैं ताकि मेरा पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड हो जाए. हमें इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोलेगा, जैसे यहां बोल रहा है ना, इम्यूनाइजेशन अपने से नहीं लगाना, इम्यूनाइज मतलब इम्यूनाइजेशन. फाइन सर, तो कोई बात नहीं, हमें इम्यूनाइज करना है. इम्यूनाइज का सर ने ऑलरेडी कंडीशन बताया हुआ है, तो हम वो कंडीशन फॉलो करेंगे. चलिए, तो सर ने सिंपल सा बताया हुआ है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट देखो. फॉर इम्यूनाइजेशन इन्वेस्टर्स time horizon is equals to weighted average duration of bond. For immunization, investors time horizon is equals to वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. ये आपको कंडीशन मानना पड़ेगा, और मैंने आपको प्रूफ करके दिया है, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पूरा इम्यूनाइजेशन हो जाएगा. और ऑब्वियस बात है, हिट एंड ट्राई करके देखना होता है, अलग अलग केस स्टडीज करके देखना होता है, यार कैसे इम्यूनाइज करे. बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये तय किया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इम्यूनाइज हो जाएंगे, और प्रूफ करके भी दे दिया. फाइन. सालों साल लग जाता है कुछ चीजें डिराइव करने में, लेकिन जब हो जाता है डिराइव तो लगता है हाँ, ये अगर इक्वेशन फिट होता है तो हम इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे, हम फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाएंगे. फाइन सर. प्लस मैंने इसका प्रूफ भी आपको दिया है, मैथमेटिकल प्रूफ. सो कितना टाइम होराइजन है, 6. वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, वेटेड एवरेज तो आपको पता ही होगा, 7.35 इंटू WA प्लस 6.15 इंटू WB प्लस 4.30 इंटू WC. पहले क्लियर कीजिए, वेटेड एवरेज क्लियर कीजिए. वेट्स लगा दिया हमने सब में, सारे ड्यूरेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हमने सब में वेट्स लगा दिया, सारे आपको ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं. वेट ए, वेट बी, वेट सी. क्वेश्चन आपसे पूछा है हमें कितना पैसा दोनों बॉन्ड में लगाना होगा
तो 50% तो हमने ए में लगा दिया, तो बाकी दोनों में हमें कितना लगाना पड़ेगा तो देखेंगे। तो दिस इंप्लाइज 7.35 इंटू डब्ल्यू ए 6.15 इंटू 0.50 माइनस डब्ल्यू सी 4.30 इंटू डब्ल्यू सी। वेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी इज इक्वल्स टू 1, और डब्ल्यू ए दिया हुआ है 0.5, तो डब्ल्यू बी क्या होगा 0.5 माइनस डब्ल्यू सी। मैं इसकी वर्किंग अभी आपको दिखा भी दूंगा। 6 इज इक्वल्स टू 7.35 इंटू 0.50, 6.15 इंटू 0.5 माइनस डब्ल्यू सी 4.30 इंटू डब्ल्यू सी। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइन, 0.5 माइनस डब्ल्यू सी अगर समझ नहीं आया तो अभी मैं आपको एक नोट लिखवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लीजिए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं, डब्ल्यू सी निकालना है आगे आप आराम से बढ़ सकते हैं। फाइन सर, चले आगे, चलिए सर। सो 6 इक्वल्स टू 3.675 प्लस 3.675 माइनस 6.15 डब्ल्यू सी प्लस 4.30 डब्ल्यू सी। सॉल्व करिए। तो ये आपका आ गया 6 इज इक्वल्स टू 6.75 1.85 डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी आपका फाइनल कितना आ गया, डब्ल्यू सी आपका फाइनल कितना आ गया फटाफट देखिए। तो डब्ल्यू सी आपका हो गया 40.54, मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 54%, 40.54%, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका वर्किंग नोट में जो मैं आपको लिखवा रहा था वो लिखवा देता हूँ वर्किंग नोट में। अच्छा, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी दिस इक्वल्स टू सम, सिंस सम ऑफ वेट, हमेशा ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए है, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कॉन्सेप्ट मैं लिखवा रहा हूं। सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ द वेट्स will always be equal to 1, ठीक है। 0.5 दिया हुआ था, डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी इज इक्वल्स टू 1, तो मैं कह सकता हूं डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस डब्ल्यू सी, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर फॉर इम्यूनाइजेशन जितना जितना बॉन्ड्स होगा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा और बताना, मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि 3 बॉन्ड्स में बताओ कैसे इम्यूनाइज हुआ कैसे नहीं हुआ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग भी लगता है, बहुत बार 3 वेरिएबल्स हो गए ए बी सी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी लग सकता है, तो फिर वो मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सिंगल बॉन्ड में इम्यूनाइजेशन प्रूफ करवा दिया, मल्टीपल बॉन्ड्स में भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। फॉर इम्यूनाइजेशन पोर्टफोलियो मैनेजर शुड इन्वेस्ट
total amount in following manner। इम्यूनाइजेशन के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर शुड इन्वेस्ट फॉलोइंग अमाउंट, इस तरह से इन्वेस्ट होगा। ए में कितना परसेंट होगा? 50% होगा। बी में कितना परसेंट होगा? और सी में अभी आपने निकाला 40.5%, तो ये 9.46 बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्योंकि 100% या 1 होगा। फिगर टोटल क्या आएगा? 100%। मतलब आपके पास अगर लाख रुपए है तो 50,000 ए में लगेगा, बाकी इस तरह से लगेगा 40.54, 40,000 कुछ आपका सी में लगेगा और 9,000 कुछ आपका बी में लगेगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो। ठीक है, इससे आप फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो जाओगे। फाइन सर, मैं वेट करता हूं, मैं 2 मिनट का आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देता हूं यहां पर, 2 मिनट का। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। 3.075 माइनस 6.15, ये सारा कुछ आपने कवर कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद कैलकुलेशन करेंगे, सारा कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ए टू जेड कैलकुलेशन आपको खुद करना है, और फिर क्रॉस चेक कर लीजिए फाइनल आंसर के साथ। साथ साथ कैलकुलेटर भी चलना चाहिए, मतलब बस इतना ही है, साथ साथ आपको कैलकुलेटर भी चलाना है। फाइन सर, करिए फटाफट देखिए, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट आने नहीं देंगे। हाँ, ये अगर आप बोलेंगे कि सर कि आप वाइसी वर्सा करके दिखाओ 3 बोर्ड में 4 बोर्ड में, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, एवरीथिंग कैन बी प्रूव। कोई भी चीज आसमान से टपक के नहीं आया, हर चीज का प्रैक्टिकल भी है। आप जब बड़े बड़े कंपनीज में आप फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे तो आप ये सब चीजों कर रहे होंगे, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भैया 6 साल में उसको कोई लायबिलिटी पे करनी थी, 6 साल में उसको भैया इम्यूनाइज होना है, भैया मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाएगा तो मुझे वो डर लगता है, मेरा इम्यूनाइज कर दीजिए। तो मैंने इम्यूनाइज कर दिया, भैया इतना इतना पैसा लगा लेना, ए में इतना लगा लेना, बी में इतना लगा लेना, सी में इतना लगा लेना, तुम इम्यूनाइज हो जाओगे। क्योंकि अगर इतना लगाओगे तो मेरा इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन विल बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ये चीज आपको तो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करवा दिया, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैंने कितने आवर्स ले लिए इस कॉन्सेप्ट में, कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन मस्ट बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ये लाइन आप नहीं भूल सकते, और मैंने प्रूफ भी करवाया कि ऐसा होगा तो देखिए हम इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। प्रूफ की चिंता मत कीजिए आप। फाइन सर, तो आई थिंक अच्छा टाइम आउट मिल गया आप लोगों को, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी इसमें हम और एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें मजा नहीं आया, थोड़ा सा सिंपल हो गया क्वेश्चन। हम और थोड़ा तगड़े क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आ सकते हैं, और हम करेंगे इस क्वेश्चंस को, इसके थोड़े से इम्यूनाइजेशन के और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चे इस पे प्रूफ मांग रहे हैं, सर प्रूफ आप करके अगर बता सकते तो अच्छा रहेगा। तो आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं 7.35 इंटू 50% प्लस आपका 6.15 इंटू 9.46% प्लस आप चेक करिए कितना आ रहा है 4.30 इंटू 40.54%, दिस इक्वल्स टू आप चेक कर लीजिएगा आपका 6 इयर्स आएगा। हैंस मैंने रिवर्स से भी प्रूफ करवा दिया कि वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू इन्वेस्टर टाइम होराइजन। वैसे ये प्रूफ होना ही था, ठीक है ना, ये प्रूफ होना ही था,
आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, अगर टाइम मिले तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने 6 रखकर ही वेट्स निकाला है तो ये तो प्रूफ होना ही था। फिर भी मैंने आपको ये एडिशनल करवा दिया है। कुछ बच्चों को यहां पे क्वेरी आ रहा था कि 6 कैसे हुआ सर, तो 6 इस तरह से हुआ, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू 6 विच इज इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन। अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। फाइन, चलिए, तो कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था इसलिए मैंने ये एडिशनली आपको यहां पर भी लिखवा दिया है। नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम, ये आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40B, क्वेश्चन नंबर 40B हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। 40B, फाइन। सो क्वेश्चन हम करना शुरू कर रहे हैं, रीड करना हम शुरू कर रहे हैं। मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज चाहिए, कोई बात नहीं। फॉर विच ही वॉन्ट्स टू मेक 1 टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ। उसके लिए वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहेगा, ठीक है। सो अगेन कहने की बात नहीं कि इन्वेस्टर टाइम होराइजन कितना है, 2 साल है। ही हैज ए चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 तरह का बॉन्ड का चॉइस है, बॉन्ड ए बॉन्ड बी। फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन दिया हुआ है, ईयर्स टू मैच्योरिटी दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है, करंट यील्ड आपका दिया हुआ है 10%, ठीक है। करंट यील्ड आपका 10% दिया हुआ है, जो कि केडी हम एज्यूम करेंगे क्योंकि बॉन्ड का और कोई केडी यहां पर दिया नहीं है, तो यही केडी होगा। फिर देख लेंगे क्या करना और एजम्पशन भी हम लिख लेंगे। मिस्टर ए वेदर ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड्स एंड इन विच क्वांटिटी सो डेट ही इज इम्यूनाइज्ड। बस यही सारा खेल है, इसको इम्यूनाइजेशन करना है। अभी तक हमारे क्वेश्चन में इम्यूनाइजेशन का टॉपिक ही नहीं था, है क्योंकि अब कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है। और एडवाइज मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन 1 टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड्स एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी। भाई पूछ रहा है कि बॉन्ड ए में पैसा लगाए या बॉन्ड बी में लगाए या दोनों में लगाए, और किस क्वांटिटी में पैसा लगाए, ठीक है। अज्यूम डेट देयर इज नो नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। भाई हम तो हमेशा यही सब मानते हैं, कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, कोई कॉल रिस्क नहीं है, तभी तो हम पूरा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, केडी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर बीच में ही बॉन्ड को कॉल कर लिया जाएगा तब तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे, और कोई डाटा भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है ऐसा। तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा मानना है कि इसमें अगर सच में देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको गलतियां मिल ही जाएगी। तो हमें अपना एकदम दिमाग खोलना है और हमें बार बार रिवाइज करना है ताकि हम क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझ पाए। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन की तालमेल नहीं बैठेगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की तालमेल बैठनी जरूरी है। फाइन सर। 40B, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 40B करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने रीड किया, चाहे तो एक बार और रीड कर लें। सो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड नाउ, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड नाउ, आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का नाम है क्या कोई, मिस्टर ए, बाय मिस्टर ए, ठीक है। सो 0.10 टू दी पावर 2, 2 साल बाद उसे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करेगा, यही क्वेश्चन है। और आज वो किसमें कितना करेगा, यही तो क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉन्ड ए में कितना करे एंड बॉन्ड बी में कितना करे। इन्वेस्ट इन बॉन्ड ए कितना करे, इन्वेस्ट इन बॉन्ड भी कितना करे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल अभी तक तो हमें बताना है कि मिस्टर ए को 2 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज मिस्टर ए को 82600 लगाना चाहिए। आज में 2 बॉन्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए में कितना लगा है, बी में कितना लगा है। व्हाट शुड बी वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना हम वेट्स लगाएं यहां पर और यहां पर कितना हम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कितना करें ताकि हम पूरे इम्यूनाइज्ड हो जाएं, हम पूरे इम्यूनाइज्ड हो जाएं। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अभी हमें सारी चीजें निकालनी है। सो यहां पर आप कम से कम 5 लाइन छोड़ दें या 7 ब्लैंक्स लाइन छोड़ दें, 7 ब्लैंक्स लाइन छोड़ दें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हम यहां पे अभी करनी है। 7 ब्लैंक्स लाइन छोड़ दें, ठीक है। और हम सीधे अपने वर्किंग नोट में आते हैं। फाइन, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। 1 लाख 2 साल बाद चाहिए, आज कितना लगाएंगे 82600। प्रेजेंट वैल्यू को तो हम पहली क्लास से बता रहे थे, उसमें ए में कितना लगाना है, बी में कितना लगाना है बता देंगे, ताकि हम पूरे इम्यूनाइज्ड हो जाए, हम पूरे इम्यूनाइज्ड हो जाए। और इम्यूनाइज्ड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 1 लाइन का बताया हुआ है, इन्वेस्टेड टाइम होराइजन मस्ट बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। वेटेड एवरेज ड्यूरेशन कितना आसान है, सब कुछ लिंक करके बता दिया गया है। फाइन, चलिए तो हम सीधे वर्किंग नोट में आते हैं, अपने क्वेश्चन के एक बार और रीड करेंगे। चलिए तो हम अब अपने वर्किंग नोट में आते हैं। वर्किंग नोट, तो सबसे पहले मुझे ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तभी तो हम वेटेड एवरेज निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्ड ए का ड्यूरेशन निकालते हैं। करोड़ों बार हमने ड्यूरेशन निकाल लिया, मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे चैप्टर को 4-5 कॉन्सेप्ट में बांट दिया जा सकता है और उसी का फिर तोड़ है सारा क्वेश्चन। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप इसमें ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, अब आप फर्स्ट रिवीजन में तो चलो निकाल देंगे, सेकंड रिवीजन में थोड़ा बार बार ये सब करेंगे, तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी एक बार लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगना भी चाहिए, टाइम लगना भी चाहिए, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आप उसको बहुत कम कर सकते हैं इस टाइम को। सच में मतलब मैं अगर एज ए स्टूडेंट सोचूं ना कि मेरे को रिवाइज करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। मतलब मैं अगर इस चैप्टर में 20 आवर्स लगा रहा हूं तो मैं 1 घंटे में इस चैप्टर को रिवाइज करने का हुनर कर लूंगा अपने आप में। हर बार ड्यूरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्लास में तो हर बार ड्यूरेशन 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 निकाला है, हमने हर बार हमें जो मिलेगा 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 करेंगे डिस्काउंट करेंगे डिस्काउंट, बोलो 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 ना, यस और नो। तो बार बार करने, और हमें लेकिन क्लास में तो कराना पड़ेगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के धीरे 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 हौले हौले धीरे धीरे करके बताना पड़ता है ना। उसमें भी कुछ बच्चे बोलते थे सर फास्ट है, स्लो है, ये है वो है, सबको देखते हुए काम करना पड़ता है। एक बच्चा भी ऐसा ना बोल दे कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, उस दिन रात को नींद नहीं आएगी मुझे। फाइन सर, सो
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 70 आपका कूपन रेट है 0.909 एट द रेट ऑफ 10%, और लास्ट ईयर आप मतलब फर्स्ट ईयर एंड में आपको 1000 में मिलेगा 63.63 909 XW 63.63 909 समेशन XW 972। अभी भी आप बोर्ड देख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए, तो आप तो बस अब रहने ही दो, आप रहने ही दो। ठीक है, ये क्या होता है आपका, याद रखिए फेयर भी जीरो होता है, ये फेयर भी जीरो निकला ना। फाइन देयरफॉर DOB इज इक्वल्स टू समेशन XW अपॉन समेशन W 972.63 अपॉन 972.63 दिस इक्वल्स टू 1 ईयर। हमें पहले ही पता था ये 1 ईयर होगा, हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले ही करा दिया था। कॉन्सेप्ट नंबर आप लिखेंगे जहां पर मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट नेम है ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर कूपन रेट बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर कूपन रेट बॉन्ड विल ऑलवेज बी 1 ईयर। कॉन्सेप्ट नंबर आप खुद देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर कूपन रेट बॉन्ड। So duration of 1 year coupon rate bond will always be equals to 1 year only। सर एग्जाम में करके दिखाना है, हाँ दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात यहां पे ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है कि जो क्वेश्चन में गिवन B0 दिया हुआ है वो फेयर B0 ही है। मैंने बताया था ना कि ये बड़ा ही खतरनाक मामला है, क्वेश्चन का अगर हम B0 यूज कर लेंगे, अगर बाई चांस ये फेयर नहीं निकला तब तो पूरा मार्क्स गलत हो गया, तो भैया निकाल ही लो ना, कितना टाइम लगता है। सब चीज बताया हुआ, मतलब मैं क्या समझाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, सब चीज कॉन्सेप्ट से लिंक आपको करके बताया हुआ, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होगा, फेयर B0 लेना है नहीं लेना है, कंफ्यूजन है, ये है वो है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं तो चाहता हूं आपका एक टेस्ट लूं और देखूं कि आप मेरी बातों को 100 आउट ऑफ 100 समझ रहे हैं या 99 समझ रहे हैं। 99 वाले तो मेरे पास आइएगा ही मत, क्योंकि 99 मुझे नहीं चाहिए एग्जाम में, मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। कोई भी डाउट है पूछिए, एक भी डाउट मत छोड़िए, बस मेरे तरफ से 1% भी कमी नहीं रहेगी, आपके तरफ से भी 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सीधा सीधा बात यही है। अच्छा, तो सर हम एग्जाम में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इन एग्जाम आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इज 1 ईयर ओनली। ये हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बता दिया था, आपका क्रॉस चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सॉल्व कर लो भाई, बेटर रहेगा। 1 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड भी नहीं लगा, 5-10 सेकंड का बात है, कर ही लो सॉल्व। ठीक है, क्योंकि उनको क्या पता, जो एग्जामिनर पेपर चेक करा हो सकता है उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो। ठीक है, और स्टेप मार्किंग के हिसाब से आपको मार्क्स दे रहा हो तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड बी का ड्यूरेशन करते हैं, बॉन्ड एक्स या वाई, क्या वर्ड यूज किया है, बॉन्ड बी वर्ड यूज किया है, बॉन्ड बी। ठीक है, तो बॉन्ड बी का हम कर रहे हैं, करी करी बोर्ड देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स, तो ये कितना साल है, 1 2 3 4 4। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो W एट द रेट ऑफ 10%, 80 80
80, 80 और एक आपको मिलेगा 1000, 0909, 0826, 0751, 0683, 0683, 72.72, 66.06, 60.08, 54.64, 683। ठीक है, फाइन, करिए, मैं जस्ट आपके लिए वेट कर रहा हूं। चलिए, तो x इंटू डब्लू XW, ये आपका कितना होगा? 72.72, 132.16, 180.24, 218.56, 2732.00। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपका आ गया समेशन XW। टोटल करिए 3335। इसका आंसर 4 से कम होगा। ये भी, इसका भी एक प्रॉपर्टी है, हर चीज का प्रॉपर्टी भी लिखवा दिया है। समेशन W ये आपका होगा 936.52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या होता है? ये आपका फेयर B0 होता है, ध्यान रखिएगा, ये फेयर B0 होता है। ठीक है, सो देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू 3335.68 अपॉन 936.52, दिस इक्वल्स टू 3.56 ईयर्स। 3.56 ईयर्स, 4 से कम होगा, मैंने पहले बता दिया था। प्रॉपर्टी है ना इसका भी, नॉर्मल कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन हमेशा मैच्योरिटी से कम होगा, इसका भी एक प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट बताइए। ठीक है, तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आ गया। अब हम इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कभी कभी लगता है इतना आसान क्वेश्चंस मतलब बनते क्यों हैं? अब ड्यूरेशन, अब बताओ कितनी बार हमने, आप खुद सोचो, अपने मन में खुद सोचो। मतलब जब हम इसका रिवीजन करने वाले होंगे, अगर मतलब अगर सही में अगर आप बैठ जाए पढ़ के और रिवीजन करें, तो यार मतलब हमें क्या बोलूं, आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि आप उस वक्त सॉल्व नहीं करेंगे ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बार बार। आप समझ रहे मेरा बात? मतलब मैं तो तड़प रहा हूं रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बार बार करवाना, लेकिन जस्ट आपके लिए करवा रहा हूं मैं। क्योंकि कहीं कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं स्किप करना, अगर मुझे शुरू कर दो तो फिर बहुत ज्यादा स्किप हो जाएगा, और मैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर छोड़ दूंगा चीजों को, जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सब मैं ही करवा दूं आपको, आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ना चाहता। एंड ऑफ द डे आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ने ये छोड़ दिया, ये कमी रह गई, बस मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा। ठीक है, फाइन सर। तो ड्यूरेशन आ गया है दोनों का, तो देयरफॉर एक और वर्किंग नोट बनाते हैं, एक और वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन। फॉर इम्यूनाइजेशन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन must be equals to
weighted average duration of bond for immunization, investors time horizon is equals to weighted average duration of bond. So इन्वेस्टर टाइम होराइजन की तरह 2 years था, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1 आपका है और 3.56 इंटू डब्ल्यू बी, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है, ये क्या है 1, ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है, ये क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है, ये क्या है, ईयर्स है, होल्डिंग पीरियड है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हमें पता है कि वेट हमेशा बराबर होगा, तो मैं क्या डब्ल्यू बी को 1 माइनस डब्ल्यू ए लिख सकता हूँ? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? बताइए, इसको भी थोड़ी देर में सॉल्व कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है बता देते हैं, अगर जिनको नहीं समझ में आया है। 3.56 डब्ल्यू ए, तो फटाफट बताइए। 2.56 डब्ल्यू ए 1.56 डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू 60.9375%, और हम 61% कर सकते हैं। देयरफॉर डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 माइनस 0.61 और 39%, कोई दिक्कत नहीं है। एक नोट, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर कैन आई राइट डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डब्ल्यू ए? यस, आई कैन राइट दिस, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन सर, तो आराम से देख लीजिए। तो वेट्स ए में हम लोग को 61% लगाना चाहिए, और वेट बी होना चाहिए 39%। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। तो अपने अपने मेन फॉर्मेट में आते हैं, जो मेन सॉल्यूशन है उसमें आते हैं। आइए मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बताइए, फटाफट बताएंगे कितना आया था आपके अभी कैलकुलेशन में। 61% आया था ये, और 39% आया था ये, तो अमाउंट कितना बना, 50386 ये बना, 32214 ये बना। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने यह बता दिया कि वेट्स कितना लगेगा, हमने यह बता दिया कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, और हम कुछ कंक्लूजन भी यहाँ लिखेंगे। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बोला है, कितने कितने बॉन्ड्स का आपको लगाना है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी लिख ही देते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी परचेस्ड 50386 अपॉन, प्राइस कितना था 972.73, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो दिस इक्वल्स टू 51.79, that is 52 bonds
कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो प्रॉब्लम एट ऑल, फटाफट बताइए। और यहाँ पर कितना बॉन्ड्स परचेज किया जाएगा? यहाँ पर कितना है? 32214। और प्राइस कितना है? डिवाइडेड बाई 936.52। तो ये आपका आ रहा है 34.40, डेट इज 34 बॉन्ड्स। फाइन, यहां तक आराम से देख लीजिए, यहां तक आराम से देख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। फाइन, आगे बढ़े। बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। फाइन सर, कंक्लूजन, अगर बाई चांस आपके पास यहां जगह नहीं है तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं लिखना है, लास्ट में भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? इफ वी इन्वेस्ट ₹50386 in bond A and 32214 in bond B, if we invest 50386 in bond A and 32214 in bond B, we will be fully immunized। हम लोग पूरे इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। अगर हम इतना पैसा बॉन्ड ए में लगाएं और इतना बॉन्ड बी में लगाएं तो हम फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ऐसे करने से इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं। फाइन, तो आप ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर कैसे, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। पूरा कॉन्सेप्ट है भैया, पूरा दुनिया पढ़ रहा है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एक बार क्वेश्चन और रीड कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अजम्पशन यहां पर हमें लेने होंगे। अजम्पशन, सबसे पहले जो करंट यील्ड का फिगर दिया हुआ है हमने एज्यूम किया है कि वो केडी है। वी हैव assumed current yield to be KD. We have assumed current yield to be KD. Fine, no problem at all. नंबर सेकेंड एजम्पशन, एक दिक्कत यहां पे आती है कि सर बॉन्ड ए का लाइफ तो 1 ईयर है और हमें तो 2 साल का दिया हुआ इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन, तो 1 साल का बॉन्ड तो रिडीम ही हो जाएगा, तो फिर कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी? हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने एजम्पशन ये लिया है कि बॉन्ड ए में 1 साल बाद हम वापस री इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लेते हैं। द इन्वेस्टर हैज टू keep money invested for, the investor has to keep money invested for 2 years। कोई दिक्कत नहीं है। Therefore हमने एज्यूम किया है द इन्वेस्टर can invest in
both the bonds with the assumption that bond X will be reinvested. Bond X will be reinvested for another 1 year on same return and terms. जो भी टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे. आफ्टर बॉन्ड ए, यहां बॉन्ड ए कर लीजिए, इज रिडीम्ड आफ्टर 1 ईयर. तो यहां पर हमने एजम्पशन लिया कि बॉन्ड ए वापस हम 1 साल बाद री इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड ए का लाइफ कितना है? बॉन्ड ए का लाइफ है 1 साल. तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 2 साल था. तो हम क्या एजम्पशन लिया कि 1 साल बाद वापस 1 साल हम सेम टर्म्स में हम वापस इसे री इन्वेस्ट कर देंगे. आपको लगता है कि सर ये एजम्पशन हमें अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप सारा का सारा पैसा किस में लगा दीजिए? बॉन्ड बी में लगा दीजिए. ठीक है, फिर आपका बॉन्ड ए का कोई यूज ही नहीं रहेगा. वो आपको निर्णय लेना है. कहीं कोई एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा ही करना है. ये आपका डिसीजन मेकिंग है. बार बार बोलता हूं, ये चैप्टर इज अ डिसीजन मेकिंग. आपका डिसीजन क्या होना चाहिए ऑन द सिचुएशन आप डिसाइड करते हैं. कोई कंपनी के लिए लोन लेना, बॉन्ड लेना अच्छा हो सकता है, कोई कंपनी के लिए अच्छा नहीं हो सकता. किसी सब कंपनी की अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, आपकी अलग अलग पॉलिसीज होती है, लेकिन हर कंपनी की कंपनी लॉ एक ही होती है, इनकम टैक्स एक ही होता है. तो एग्जैक्टली वहां पे यूनिफॉर्मिटी आपको मिलेगा कंपनी टू कंपनी. लेकिन फाइनेंस एक डाइवर्सिफाइड लाइन है, तभी तो ये हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, जहां पर आपको खुद बैठकर निर्णय लेना पड़ेगा. आपकी सिचुएशन जरा सा भी फेल हो गई तो पूरी कंपनी खतरे में आ जाएगी, डिफॉल्ट हो सकती है. अकाउंट्स में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टिफाई हो जाएगा. इनकम टैक्स भी रेक्टिफाई हो जाएगा. लेकिन अगर फाइनेंस में कोई चीज अगर गलती हो गई, पैसा लग गया, पैसा आपने लगा दिया, उसके बाद वापस लेने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे. और फिर इसी तरह से करते 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 एक दिन आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगी. और उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी, क्योंकि आपने गलत फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स लगाए होंगे. इसलिए ये सारी चीजें आपको सिखाई इसलिए जाती है कि आगे चलकर आप कंपनीज में भी एक ओवरव्यू लेकर, एक ब्रॉड माइंडेड से आप कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके, कंपनी के रिस्क को कम कर सके. फाइन सर. तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल था. हाँ, कुछ एजम्पशंस था वो मैंने यहां पे लिख दिया है. बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ बात नहीं लगा मुझे. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. ठीक है सर, फाइन. एक यहां पे एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको लिखवाना चाहूंगा. एक्स्ट्रा नॉलेज में मैं आप एक बात लिखवाना चाहूंगा. इन दिस क्वेश्चन, by chance the zero given in question is equal to fair B0, since in DOB we always use fair B0 so it is advisable to calculate fair B0 in such case
it is advisable to calculate fair B0 in such case. In this question by chance, the B0 given in question is equal to fair B0. Since in DOB we always use fair B0, so it is advisable to calculate fair B0 in such case by using table form for DOB कैलकुलेशन, क्योंकि टेबल फॉर्म में तो फेयर B0 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है. इन दिस क्वेश्चन बाय चांस द B0 गिवन इन क्वेश्चन इज इक्वल टू फेयर B0. जो गिवन B0 है वो बाय चांस फेयर B0 के बराबर आ गया. सिंस इन DOB वी ऑलवेज यूज फेयर B0, so it is advisable to calculate fair B0 in such case by using table form for DOB calculation. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. इसके साथ आप दो कॉन्सेप्ट और रेफर करें. ऑल्सो रेफर एक्स्ट्रा नॉलेज गिवन इन concept number this and concept number this. मैं बता रहा हूं आपको concept number अभी, ठीक है. तो इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. सो DOB के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉसेस रहना है. आपको फेयर B0 लेना है, ठीक है. जो गिवन B0 है वो बाई चांस फेयर के बराबर है और दिया भी जाता है, लेकिन आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है. हाँ, भरोसा कब कर सकते हैं? जब आप KD निकाल रहे हैं. जब आप KD निकाल रहे हैं उस B0 को यूज करके, तो फिर आप जब उसी KD से B0 निकालेंगे तो फिर तो वही B0 आएगा. ये सारा 3 केस स्टडीज, 3 एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दिया है. एक कॉन्सेप्ट नंबर और एक कॉन्सेप्ट नंबर इसके बाद और एक आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर में. तो तीनों का आप जब रीड करेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा. पिक्चर क्लियर हो जाएगा. फाइन सर. कॉन्सेप्ट नंबर 13 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 14. कॉन्सेप्ट नंबर 13 और कॉन्सेप्ट नंबर 14 में आपको इसके साथ एक्सटर्नल अटैच्ड है, तो आप देख सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है सर, फाइन. ठीक है, चले आगे. चलिए सर, फाइन. सो ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर 24 में पढ़ा था. कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा है. कॉन्सेप्ट नंबर 24 में हमने पढ़ा है कि ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर कूपन रेट बॉन्ड इज 1 ईयर ओनली. ये वाला चीज हमने कॉन्सेप्ट नंबर 24 में हमने रीड किया है. फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फाइन.